हाँ। आंसर नहीं भेजे क्या मैंने इसके 6.9 के? शायद लग तो नहीं रहा। तो मैं भेजता हूँ। अब भी आ रहा है मैसेज व्हाट्सएप पे, है ना? यस सर। ये गया, चेक करो आप। सर एक तो एयरप्लेन वाला फोर्थ, उसका आंसर गलत आया मेरा। फोर्थ वाला, ठीक है। फिफ्थ का बी, और सर सिक्स्थ का भी। हम्म। तो सबसे पहले एरोप्लेन वाला देखते हैं। एरोप्लेन में 6.9 का फोर्थ वाला। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है। एरोप्लेन हैज़ टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू बी 5 किलोमीटर ड्यू 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो हमने एक सबसे पहले तो पॉइंट ए बनाया, और पॉइंट ए से बी जाना है। बी का एड्रेस उसने ऐसा दिया हुआ है, 500 किलोमीटर दूर है ए से, और 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ है, ऐसा लिखा हुआ है। 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब हिंदी में अगर उसको पढ़े, जैसे लिखा है किसका, नॉर्थ ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। तो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, मतलब ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है। तो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी कि ये 30 डिग्री है। इसका मतलब अगर ये वाला नॉर्थ है, ऊपर वाला, तो ऐसे 30 डिग्री पर ये 500 किलोमीटर है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। ए से बी जाना है उसे। फिर बोल रहा है विंड इज़ ब्लोइंग ड्यू नॉर्थ द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो विंड बह रही है ऊपर की साइड, मतलब ऊपर मतलब नॉर्थ की तरफ। विंड इज़ ब्लोइंग एट नॉर्थ। मतलब वेलोसिटी ऑफ विंड इज़ 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ। अब उसको ऐसे जाना है, ठीक है। तो
फर्स्ट इंट्यूशन कह रहा होगा कि भाई इधर कहीं उसको अपना एरोप्लेन रखना पड़ेगा, इधर साइड कहीं, मतलब एग्जैक्टली ईस्ट नहीं होगा वो, लेकिन समवेयर बिटवीन दिस लाइन एंड ईस्ट ऐसा कुछ होगा। ठीक है। द स्टीयरिंग स्पीड ऑफ द एरोप्लेन इज 150 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन इज 150 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो क्या किस डायरेक्शन में वो होना चाहिए, तो लेट से ये एंगल अल्फ़ा मान लिया हमने। ऐसा सवाल एग्जैक्टली क्लास में किया था हमने कि इसके अलावा आने चाहिए इन दोनों के कंपोनेंट्स, तो सबसे पहले इसको तोड़ लो, वेलोसिटी ऑफ विंड को। वेलोसिटी ऑफ विंड है 20 इस तरफ, ये वाला कंपोनेंट होगा 20 cos 30 डिग्री, सो 20 cos 30 डिग्री इज √3/2, यानी कि ये हुआ अपने पास 10√3। और ये वाला कंपोनेंट कितना हुआ इसका, 20 sin 30 डिग्री, यानी कि 21/2, यानी कि 10 इस तरफ, ये 10 है। ये इसके कंपोनेंट तोड़ो, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन के, एक इस तरफ आएगा, कितना होगा वो 150 cos अल्फ़ा, और एक इस तरफ आएगा जो होगा 150 sin अल्फ़ा। तो अगर सब चीज़ इस तरफ होनी चाहिए तो ये वाला कंपोनेंट इसको काटना चाहिए, इसका मतलब 10 इक्वल्स टू 150 sin अल्फ़ा। तो एक इक्वेशन बन गई 10 इज इक्वल्स टू 150 sin अल्फ़ा। तो sin अल्फ़ा आ गया यहाँ से 1/15, यानी कि अल्फ़ा आ गया sin इनवर्स 1/15। इस ए बी से ईस्ट की तरफ इसे साइन इनवर्स 1/अल्फ़ा एंगल पे स्टीयर करना पड़ेगा, ये पहले का आंसर। दूसरा दिया हुआ फाइंड द टाइम टेकन बाय द प्लेन फ्रॉम गोइंग टू ए टू बी। अब ए से बी जाने में कितना टाइम लगेगा इसे, तो अब ओवरऑल स्पीड कितनी है, ओवरऑल स्पीड के लिए एक तो इसका कंपोनेंट जो है वो कौन सा है, 10√3, और इसका कंपोनेंट 150 cos अल्फ़ा, इसका कंपोनेंट इज 150 cos अल्फ़ा। cos अल्फ़ा की जगह क्या रखें, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। साइन स्क्वायर अल्फ़ा क्या है, 1/125, सो 1/225, क्योंकि 15 का स्क्वायर 225 होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 150 224/225 का रूट। 225 का रूट तो 15 हो गया, तो बाहर निकल के ये 10 हो गया, और ये 224 को फैक्टराइज कर लेते हैं। किससे जाएगा, ये 4 से जाएगा, तो 4 से हुआ ये 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, फिर से 4 से जाएगा, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 4 ज़ा 16। फिर किससे जाएगा ये, फिर जाएगा 2 से जाएगा, तो 7, और फिर 7 से आएगा तो 1। ठीक है, तो 4 और 4 का तो पेयर बन गया, तो एक 4 बाहर आ गया और अंदर बचा √14। तो दिस इज नथिंग बट 10 इंटू 4 इंटू √14 को लिख सकते हैं √7 इंटू √2, तो होगा हमारे पास 40 इंटू √2 इंटू √7। ठीक है, अब इफेक्टिवली कितना, दिस प्लस दिस, इतनी स्पीड है इसकी इस डायरेक्शन में, सो स्पीड इफेक्टिव इज 10√3 प्लस 40 √2 √7। तो ये हो गया हमारे पास 10 कॉमन लिया, √3 प्लस 4 √2 √7। तो ये आ गया 10, √3 की वैल्यू होती है 1.73, प्लस 4 होता है, √2 होता है 1.41 इंटू √7 होता है। ऐसे ही लिखे रहना था इसको, मतलब इसी टर्म्स में, इसी इरेशनैलिटी में आंसर लिख देंगे, और क्या। टाइम कितना होगा, 500 किलोमीटर का जर्नी है, स्पीड है इसकी 10√3 प्लस 40 √2 √7। अब यूनिट्स का चक्कर है, यहाँ पे किलोमीटर है और यहाँ पे मीटर पर सेकेंड है, तो इस मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 18/5 से मल्टीप्लाई। अब ये जो आंसर आएगा ये आवर में आ जाएगा। ये आया समझ में, कॉन्सेप्ट समझो बस, सभी कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। कैलकुलेशन से रैशनैलिटी आ गई तो सॉल्व कैलकुलेटर से कर लेंगे, कॉन्सेप्ट समझने की बात Yes, है। sure. आया अक्षर समझ में ये, Yes, sir. ठीक है। फिर और बताओ कौन सा वाला।
फिफ्थ वाला हाँ सर, फिफ्थ के जो दो है ना लास्ट के, हाँ बेसी वो। हाँ, तो देखो फिफ्थ को देखते हैं अच्छे से। फिफ्थ में दिया हुआ है कि अ मैन क्रॉसेज द रिवर इन अ बोट। इफ़ ही क्रॉसेज द रिवर इन मिनिमम टाइम ही टेक्स 10 मिनट विथ अ ड्रिफ्ट 120 मीटर। तो एक मैन है, वो 120 मीटर 120 मीटर विड्थ नहीं है, सॉरी, 120 मीटर तो ड्रिफ्ट है, ठीक है, विड्थ दी नहीं हुई है, कोई बात नहीं। तो मान लो यहाँ से शुरू होता है वो और यहाँ पहुँच जाता है फाइनली, तो उसके एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट से यहाँ से ये वाली जो लेंथ है इसको ड्रिफ्ट बोलते हैं। ये दिया हुआ है सवाल में 120 मीटर्स, और बोल रहा है कि 10 मिनट लगते हैं इसको यहाँ से जाने में, है ना। ठीक है, फिर उसने कहा कि अगर वो शॉर्टेस्ट पाथ से जाता उसको 12.5 मिनट लगते, ठीक है। अच्छा, और ये मिनिमम टाइम है। मिनिमम टाइम है इसका मतलब कि उसने अपनी रोइंग स्पीड किस तरफ रखी होगी, रोइंग स्पीड उसने इस तरफ रखी होगी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बोट वाज इन एग्जैक्टली कम्प्लीटली इन दिस डायरेक्शन, है ना, काटता हुआ जा रहा होगा पूरा, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ रिवर तो इसी साइड होगी। दूसरी सिचुएशन में बोल रहा है उसने शॉर्टेस्ट पास्ट पाथ ट्रेवल किया। शॉर्टेस्ट पाथ मतलब यहाँ से इस बैंक के दूसरे अपोजिट शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे, मतलब ऐसे पहुँचा। इसमें टाइम लगा इसको 12.5 मिनट, ठीक है। तो इसका मतलब जो वेलोसिटी ऑफ रिवर होगी यहाँ पे और वेलोसिटी ऑफ बोट उसने कुछ इधर रखी होगी, कुछ लेट से ये थीटा एंगल पे, तो इसका ये कंपोनेंट इसको कैंसिल कर दिया होगा, इसलिए वो एग्जैक्टली ऊपर चला गया होगा, ठीक है। अब क्या क्या दिया हुआ है सवाल में, सवाल में ये दिया हुआ है कि ये 120 मीटर है ड्रिफ्ट पहली सिचुएशन में, और दूसरी सिचुएशन में ये है, ठीक है। इस सिचुएशन का टाइम 10 मिनट दिया हुआ है, तो यहाँ से अपन विड्थ ऑफ रिवर निकाल सकते हैं। लेट से विड्थ ऑफ द रिवर इज स्मॉल डी, सो विड्थ ऑफ द रिवर इज स्मॉल डी। तो वेलोसिटी ऑफ बोट पूरी इस तरफ है, तो टाइम को कैसे लिख सकते हैं, टाइम हमने वाई डायरेक्शन में सॉल्व किया इसको। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इज डी एंड स्पीड इज़ वी बी, और ये 10 मिनट दिया हुआ है तो इसको 10 लिख दिया। बिल्कुल याद रखना कि जो टाइम है वो मिनट में है ना, यूनिट का ख्याल रखना पड़ेगा। ये हमने किस में लगाई, वाई डायरेक्शन में। ऐसे एक्स डायरेक्शन में लगा देते हैं, एक्स डायरेक्शन में लगाएंगे तो हमें ड्रिफ्ट मिलेगी 120, तो ड्रिफ्ट इज इक्वल्स टू स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इस डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है इस तरफ एक्स में, वी आर, टाइम कितना 10, तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ रिवर आ गया। कितना है वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर आया 12, एक से एक कट गया, 12 मीटर पर मिनट। तो यहाँ से हमें स्पीड मिल गई कि यार वेलोसिटी कितनी है रिवर की, ठीक है। अब क्या करें, अब यहाँ पे चलते हैं, ये वाला जो है दिस इज़ नाउ 12 मीटर पर मिनट। तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे वी बी के, यहाँ पे वी बी का एक कंपोनेंट इस तरफ वी बी साइन थीटा, एक कंपोनेंट इस तरफ वी बी कॉस थीटा। तो ये कंपोनेंट इसको काट देगा, तो वी बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू 12, ठीक है। और ये वाला जो कंपोनेंट है ये विड्थ को नापने में मदद करेगा, तो यहाँ पे जो टाइम है वो कितना है, डी अपॉन वी बी, ये वाला कंपोनेंट वाई वाला है ना, वाई में लगा रहे हैं वी बी कॉस थीटा, तो ये किसके बराबर आया होना चाहिए 12.5 के, ठीक है। तो यहाँ से हमने साइन थीटा को लिखा 12/वी बी, यहाँ से हमने कॉस थीटा को लिखा, कॉस थीटा उधर पहुँच गया, डी बाय वी बी
इंटू 12.5, ये साइन थीटा और कॉस थीटा आ गए। ठीक है, वी बी को हम क्या लिख सकते हैं, वी बी को लिख सकते हैं यहाँ से d/10। तो इस इक्वेशन में ये साइन थीटा है, इस इक्वेशन में कॉस थीटा है। हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से रखा 12/VB, 12/VB का होल स्क्वायर प्लस कॉस d/VB इंटू 12.5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब VB को d/10 रख दिया, तो VB की जगह रखने वाले हम d/10, 12/d/10 इसका होल स्क्वायर प्लस d/VB, VB क्या रखने वाले हैं d/10, तो 12.5 का होल स्क्वायर। यहाँ से d कट गया। इस इक्वेशन में केवल एक वेरिएबल है जो d है, तो यहाँ से d की वैल्यू आएगी मीटर में। ठीक है, क्योंकि सब कुछ हमने मीटर में रखा है डिस्टेंस, और समय रखा है मिनट में, तो समय तो निरस्त हो गया, कौन बचा, डिस्टेंस बचा, तो d आएगा मीटर में। ठीक है, इसका स्क्वायर किया तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 12 का स्क्वायर इज़ 144, 10 का स्क्वायर इज़ 100, तो 14400 अपॉन डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इसका स्क्वायर किया तो ये इज इक्वल्स टू नहीं प्लस, यहाँ पे है 100 और यहाँ पे 12.5 का स्क्वायर, 12.5 का स्क्वायर करने के लिए हमें ऐसे करना पड़ेगा, 5 5 ज़ा 25, 5 टू द 10 11 12, 5 इन द 5 6। चलो कट रहा है 2.5 से। ये कट रहा है, हाँ ये कट हाँ, रहा है 4 और 5। 4 से 4 है ना, ढाई 4 ज़ा 10 और ढाई 5 ज़ा 12.5, तो ये 4/5 बन गया। तो इसको इजीली अपन क्या है 0.2 लिख सकते हैं, या ऐसे ही लिखे रहने दो 16/25 लिख सकते हैं, या आया 1 अपने पास। अब क्या करें, अब इसको इस तरफ लेके जाएं, या हमारे पास 1440/00/d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 16/25। अब यहाँ पे इसको किया 25 माइनस 16, तो ये आएगा 9/25 LCM लेके। सो 14400 अपॉन डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9/25। अब सारी चीज़ें एक तरफ लेके आए और डी एक तरफ लेके आए, तो डी स्क्वायर इधर गया, बाकी सब इधर 14400 इंटू 25/9, और अंडर रूट ले लिया दोनों साइड। इसका अंडर रूट कितना हुआ, इसका अंडर रूट हुआ 120, इसका अंडर रूट हुआ 5, 9 का अंडर रूट हुआ 3, ये डी आ गया, सॉल्व किया 3 4 द 12 40, तो डी की वैल्यू आ गई 40 इंटू 5 दैट इज़ 200, तो यहाँ से ये आ गया 200 मीटर्स, ये विड्थ आ गई इसकी। ठीक है, फिर उसके बाद ये ए ऑप्शन का आंसर हो गया। बी में पूछा है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ वाटर, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर बताना है। ठीक है, तो कहने का मतलब अब किस तरफ माने वेलोसिटी ऑफ बोट। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू बतानी है इनकी, डायरेक्शन मतलब जैसे हो सकता है वेलोसिटी ऑफ बोट इधर हो जाए, वेलोसिटी ऑफ रिवर तो फिक्स्ड है भाई, वेलोसिटी ऑफ बोट इधर हो जाए, इधर हो जाए, इधर हो जाए, तो इसको स्पेसिफाई करना चाहिए कि किस केस में। तो ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है, तो हम ऐसे ही मान लेते हैं इसको कि ये ऐसे पूछ रहा है। वैसे एग्ज़ाम में स्पेसिफाई करके देगा, लेकिन अभी के लिए ऐसे ही, क्योंकि अपन सिंपलेस्ट केस कि दोनों सेम ही डायरेक्शन में है तब बताना। ठीक है, तो वी भी आ जाएगा यहाँ से, वी बी कितना आया d/100, सो वी बी इज़ 200/10, क्योंकि डी की वैल्यू 200 आ चुकी है, तो ये है कि 20 मीटर पर मिनट। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर 12 मीटर पर मिनट आई थी, तो मतलब 20 माइनस 12 दैट इज़ 8 मीटर पर मिनट, ये है बी का आंसर। फिर सी पे पहुंच गए, स्पीड ऑफ द करंट ये आ चुका है, वेलोसिटी ऑफ रिवर 12 मीटर पर मिनट। आंसर मीटर पर सेकंड में दिए होंगे, जनरली ऐसे मीटर पर मिनट में रिप्रेजेंट नहीं करते, तो कन्वर्ट कर लिए। वैसे मीटर पर मिनट में ही है अच्छा, फिफ्थ ये तो। ठीक है, तो अगर मान लो गलती से, या गलती से नहीं कोइंसिडेंस से, अगर जैसे ऑब्जेक्टिव में आ जाए मीटर पर मिनट में नहीं है, मीटर पर सेकंड में, तो कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 12 मीटर अपॉन 1 मिनट,
ये लिखा हुआ है। अब इसको क्या सेकंड में कन्वर्ट करना है, 12 मीटर अपॉन यहाँ पे कितने सेकंड आएंगे, 60 सेकंड। तो ये हो गया 1/5, है ना, 1/5 मीटर पर सेकंड। तो ऐसे हम यूनिट्स को कन्वर्ट तो कभी भी कर ही सकते हैं, उसमें तो कोई इशू ही नहीं है। ठीक है, सर बी का आंसर इसमें 20 मीटर पर मिनट बता रहा है, फिफ्थ क्यूबी का। अच्छा। हाँ देखो इसमें क्या बोल रहा है ये, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। इसका मतलब स्टिल वाटर में पूछ रहा है ये मैंने गलती से ये सॉल्व कर डाला, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर कर डाला, है ना। विथ रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर में पूछ रहा है ये, वाटर अगर स्टिल हो तब क्या, तो वेलोसिटी ऑफ वाटर को 0 मानना है इस केस में। तो ये यस सर। 20 मीटर पर मिनट आएगा। ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं थी इसमें, है ना। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ वाला। हाँ सर। सिक्स्थ वाला दिया हुआ है, रिवर इज़ 20 मीटर वाइड। रिवर है एक जिसकी चौड़ाई 20 मीटर है और रिवर की स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड है। वेलोसिटी ऑफ रिवर इज 3 मीटर पर सेकेंड। बोट स्टार्ट्स विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड एट एंगल 45 डिग्री फ्रॉम द रिवर करंट। ठीक है, रिलेटिव टू रिवर मतलब कि ऐसे शुरू होती है इधर। ठीक है, तो फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द अपोजिट बैंक। ये 45 डिग्री पे शुरू हुई। ठीक है, अच्छा, रिलेटिव टू रिवर मतलब कि ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन है। इसका मतलब उसने अपनी रोइंग किस तरफ रखी होगी, उसने रोइंग अपनी कुछ इस तरफ रखी होगी, ऐसे कुछ रखी होगी, तभी इनका वेक्टर सम ये आ रहा है। तो ये वेलोसिटी ऑफ बोट है और ये वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर है। तो हमें वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर पता है, वेलोसिटी ऑफ रिवर पता है, तो वेलोसिटी ऑफ बोट आ जाएगी। कैसे, यहाँ पे रिजॉल्व कर लेते हैं। दिस इज़ वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, कितने डिग्री पे है, 45 डिग्री पे, और इसकी मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 2√2 मीटर पर सेकेंड। इसको रिजॉल्व किया, एक कंपोनेंट आएगा 2√2/√2 कॉस, और एक कंपोनेंट आएगा 2√2/√2 साइन। साइन 45 कॉस 45 1/√2 जो होते हैं। तो ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड और ये भी आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब हमारे पास वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कितना आ गया, 2i कैप प्लस 2j कैप। वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर है 3i कैप। तो वेलोसिटी ऑफ बोट निकालनी है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज रिटन एज वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। फिर वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज दिस थिंग, so this is 2i cap plus 2j cap, and velocity of boat that we have to calculate minus velocity of river, this is 3i cap. यहाँ से velocity of boat comes out to be this 3i cap goes this side, तो 3 + 2 5i cap plus 2j cap, है ना। लेकिन ये पूछा नहीं है सवाल में, क्या पूछा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द रोड टू रीच द अपोजिट बैंक। कितना समय लगा इसको, तो इफेक्टिवली 2√2 मीटर पर सेकेंड इस तरफ है, तो इसको दूसरे छोर पर पहुंचाने वाला काम कौन कर रहा है, ये वाला कंपोनेंट। तो टाइम निकल जाएगा इससे, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और ये वाई डायरेक्शन में लगाना है हमें। ठीक है, तो कितना टाइम हुआ, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस 20 मीटर अपॉन 2, तो ये आ गया 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में पहुँच जाएगी। उसके बाद बोल रहा है कि हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट डज द बोट रीच द अपोजिट बैंक। तो अच्छे से पढ़ा इसको, शब्दों में क्या कहना चाहता है ये, कि इस पॉइंट से हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट, तो हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट, ये डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट,
और इस पॉइंट से कितना दूर, मतलब ड्रिफ्ट पूछ रहा है ये, ठीक है। तो ड्रिफ्ट कौन कराता है, ये वाला कंपोनेंट। ये वाला कंपोनेंट कितना आया, ये वाला कंपोनेंट 2 मीटर पर सेकेंड। समय आ चुका है 10 सेकेंड। सो x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10, 20 मीटर्स। थोड़ा सा मिसलीडिंग है ये, पीछे आंसर 50 दिया हुआ है इसका, तो मिसलीडिंग है। जैसे इसने ब्रैकेट में लिख दिया रिलेटिव टू रिवर, ठीक है। रिलेटिव टू रिवर रख दिया इसने, तो जैसे ये जो 2√2 है, ये रिलेटिव टू रिवर, तो हमने मान लिया इसको v बिलोंग टू r, लेकिन सॉल्व करते टाइम ये वाली चीज़ को इसने वी बी माना है। तो इसका मतलब ये वी बी है, अगर समझना, 2√2, एक कंपोनेंट इधर आएगा 2, एक कंपोनेंट इधर आएगा 2। अब एडिशनली इसके अलावा क्या है, इसके अलावा वेलोसिटी ऑफ रिवर भी है, दैट इज 3। तो इफेक्टिवली एक्स डायरेक्शन में कितनी स्पीड हो गई इसकी, 2 + 3 दैट इज़ 5, यानी कि ये वाली चीज़ 5 है। तो यहाँ पे एक्स आएगा 5 इंटू 10, इसलिए 50 आ रहा है। तो ये थोड़ा सा मिसलीडिंग क्वेश्चन है, अच्छे से डिस्क्राइब नहीं किया, कंफ्यूज कर दिया इसमें। क्या सारे सिचुएशन समझ में आए अक्षत? यस सर। हम्म, ठीक है, आया समझ में, आगे बढ़ा जाए। एक मिनट सर, थोड़ा सा लिख लूंगा। हाँ लिख लो लिख लो, ऊपर करूँ स्क्रीन। नहीं सर, ऊपर से लिख लिया मैंने। हम्म, लिख लिया सर। ठीक है। और मैंने कुछ वो क्वेश्चंस भेजे थे ऑब्जेक्टिव वाले, असर्शन रीजन, और वो हुए क्या? असर्शन रीजन और ये वाले ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करो, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होता है, फटाफट सॉल्व हो जाते हैं और हमें एग्जैक्टली ये पता चलता है कि यार कहाँ पे क्या दिक्कत है। मतलब कुछ तुम्हें एक थोड़ा सा डाउट आएगा, फिर तुम उसका नोट्स रिवाइज करोगे तो वो क्लियर होगा फटाफट, क्योंकि इंजीनियरिंग मैकेनिज़्म है ना। तो 30 क्वेश्चन तो तुम्हें सॉल्व करने चाहिए पर सब्जेक्ट। कोई भी प्रिपरेशन अगर तुम कर रहे हो एग्ज़ाम की, तो पर डे तुम्हारे 30 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव है ना, जो सिंपल, जो जिनके 4 ऑप्शंस होते हैं, एक करेक्ट होता है इसमें, इतना एपिटाइट होना चाहिए कि तुम्हारे 30 क्वेश्चन सॉल्व हो पर सब्जेक्ट, ठीक है। ये तुम जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, उतने ज़्यादा तुम्हारा स्कोर आएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा करो, 90 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तुम्हें डेली 2 साल तक। अगर 90 क्वेश्चन डेली सॉल्व नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब कि तुमने टोटल क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे तुम्हारे जितने टोटल हैं का सॉल्व करने के लिए। सो प्लीज़ थोड़ा सर सा। मुझे सिर्फ मैथ्स के क्वेश्चन ही दिख रहे हैं। मैथ्स के क्वेश्चन दिख रहे हैं, मैंने ये भी भेजे थे यार, और ऑन द स्पॉट उसी टाइम उसे अपने किसी पर्सनल फोल्डर में बना के डाल लिया करो, और जैसे ही वो हो जाए ख़त्म उसको डिलीट कर दिया करो, तो तुम्हें पता भी रहेगा कि क्या पेंडिंग है क्या नहीं है। समझ रहे हो? ऐसे तो मतलब उसी टाइम पे सर्च किया करके वहीं पे अपना उसमें फोल्डर बना लो एक, अपने व्हाट्सएप पे या किसी मोबाइल में, और डेली का काम डेली वाइज लिया करो कि हाँ भाई अब ये काम है, तो वो तुम्हें पता भी रहेगा कौन सा पेंडिंग है, डिलीट कर दिया करो फिर। थोड़ा सा इफ़ेक्टिव वे में स्ट्रेटेजिकली चलने दिया करो काम। चलो इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये सॉल्व करोगे ना, अगर तुमने उस क्वेश्चन सॉल्व करे होते जो मैंने तुम्हें एक्सरसाइज में दिए हैं, क्या मैंने मैथ्स फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं भेजे थे?
एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ। मुझे मैथ्स ही मैथ्स के दिख रहे हैं इसमें। अच्छा, कल ही तो क्लास हुई थी अपनी फिजिक्स की। हाँ सर। हाँ, मैंने भेजा ही नहीं। अरे एक काम करना है तुम्हें, जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हें बताने वाला हूँ, कि अब ये ऑनलाइन ऑर्डर्स खुल गए हैं, ठीक है? मतलब ऑनलाइन डिलीवरी हो रही है, तो तुम्हें कुछ बुक्स खरीदनी है, तो उसको नोट करो बहुत अच्छे से। हर्षिता, सर ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये इंजीनियरिंग वालों के लिए है। हर्षिता के लिए मैं अभी बताऊंगा यहाँ पे। हाँ सर हाँ मैंने ट्राई कर लेकिन हाँ, नवीन क्या बोल रहे हो तुम? आउट ऑफ स्टॉक थी, मतलब थोड़ी सी। अच्छा, सब आउट बोल ऑफ रहा आउट ऑफ स्टॉक थी उसने देखी थी। आउट आउट ऑफ स्टॉक थी। ओ माय गॉड, रुक जाओ मैं देखता हूँ। अच्छा, एमपी नगर जाना हो रहा है किसी का, तुम्हारे घर में किसी का? एमपी में चले होते हैं जाता है सर। पापा कभी। देखो ये किताब का नाम लिख लो, अगर कोई बाहर जाए तो वहाँ से मंगा लेना, या फिर ऑनलाइन यस सर। अमेज़न फ्लिपकार्ट पे देखना। तो डीसी पांडे के 5 सेट आते हैं, मतलब एक सेट आती है जिसमें 5 बुक्स होती हैं, ठीक है? जैसे हम जो अभी पढ़ रहे हैं उस बुक का नाम है मैकेनिक्स वॉल्यूम 1। अगली होती है जो होती है मैकेनिक्स वॉल्यूम 2। अगली बुक होती है जो होती है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, एक होती है, ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, तीसरी होती है वेव्स एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये चौथी होती है, और पांचवी होती है ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। तो ये तुम्हें पांचों लेनी है। इन पांचों की कीमत लगभग लगभग 1500 से के 1200 से 1500 के बीच में रहेगी, ठीक है? और अब कोरोना की वजह से भाव बढ़ गए तो भाई पता नहीं, लेकिन लगभग इतनी रहेगी ये। और ये तुम्हारा पूरा मतलब 1 2 3, ये 3 किताबें 11th की, और 4th और 5th 12th की हैं, तो पूरा स्टॉक हो जाएगा, और कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है इसके अलावा, ठीक है? मेडिकल में हर्षिता डीसी पांडे सेम राइटर की किताब आती है। अब इसमें 5 किताब नहीं, केवल 2 किताबें हैं, एक है वॉल्यूम 1 और एक है वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 होती है 11th की, और वॉल्यूम 2 होती है 12th की, ठीक है? और ये आती है लगभग 1200 रुपये की, दोनों आ जाती हैं, ठीक है? तो ये नोट कर लो, ये तुम्हें खरीदनी है। मैथ्स के लिए, अच्छा, इनका पब्लिकेशन अरिहंत पब्लिकेशन है। ठीक है, मैथ्स के लिए देखो, सिंगेज पब्लिकेशन की आती है एक किताब, ठीक है? ये होती है अपनी जी तिवानी नाम के आदमी ने लिखी है ये, और इसमें भी 5 बुक्स आती हैं। फर्स्ट इज अलजेब्रा, फिर ट्रिग्नोमेट्री, फिर कैलकुलस, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और पांचवी भी होती है, भूल गया मैं नाम, ठीक है? इसके साथ कुछ इसकी एक सेट ऑफ डीपीपीज भी आती हैं, तो ये सब मिला के एक पूरा सेट आता है इसका। ये आती है लगभग 2200 रुपये की, ठीक है? तो ये तुम्हें या तो और लेनी है, मतलब इससे ये होगा बस फ़ायदा
कि जो मैं फ़ोटो भेज रहा हूँ वो तुम्हारे हाथ में आ जाएगी, फ़ोटो भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फ़ोटो से तकलीफ़ होती है सॉल्व करने में, ये बात तो पता है, मतलब उसमें टिक नहीं लगा सकते। ये फिज़िकली हाथ में आ जाएगी तो फिर तुम काट दोगे, वहीं के वहीं सॉल्व कर लोगे। तो जितने जल्दी हो सके अब इनको मंगाओ। अगर मैं जाऊँगा, वैसे मैं कहीं निकलता नहीं हूँ, मैं ना निकलने का कोई प्लान है, मैं जाऊँगा तो मैं उठा लाऊँगा वहाँ से, ठीक है। तो ये तुम्हें बुक्स ख़रीदनी है जल्द से जल्द। और इनमें इतने क्वेश्चंस हैं कि लगभग तुम्हें 90 क्वेश्चंस पर डे करने हैं। मतलब जिस दिन 90 क्वेश्चन नहीं हुए, मतलब समझ जाना कुछ क्वेश्चंस अधूरे रह जाएंगे। सो दिस आर आवर बुक्स रिक्वायरमेंट। और केमिस्ट्री के लिए भी बता देता हूँ मैं। कौन सी पब्लिकेशन की है? कौन सी वाली? अमोक मैथ्स। मैथ सिंगेज पब्लिकेशन की है, सेंगेज, ओके सर। ठीक है। और इन सब को चुनने का मतलब डीसी पांडे क्यों चुनी गई, क्योंकि ये पूरी परिपक्व किताब है। जितनी कोचिंग्स के मटेरियल हैं सब इसी पे बेस्ड बने हुए हैं ना। इसने कंपाइलेशन बहुत अच्छा किया है। कंपाइलेशन मतलब कि टॉपिक वाइज जो जो बांटा है वो पूरा, तुमने नाम भी सुना होगा डीसी पांडे का। वो काफ़ी पुरानी किताब है, हर साल थोड़ा थोड़ा चेंज होकर आती रहती है नए पैटर्न के हिसाब से। मैं खुद भी अपनी टीचिंग में यही फॉलो करता हूँ, ताकि पूरा पिछले साल की जो फालतू की चीज़ें हटती भी जाती हैं इससे, और नई चीज़ें काम की आती भी जाती हैं। तो सिंगेज पब्लिकेशन मैथ्स की किताब है, इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे ही किताब चाहिए हमें जिसमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हो। इनके अलावा एक बुक होती है जो तुम्हें अभी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, वो तुम जब कोचिंग खुलेगी तो कोचिंग में बैठ के ही पढ़ लेना। एच.सी. वर्मा, इसकी 2 वॉल्यूम होती हैं, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, ठीक है। और एनसीईआरटी तो हम पढ़ेंगे ही साथ साथ, क्योंकि वो तो स्कूल की रिक्वायरमेंट है ही। तो एनसीईआरटी भी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑनलाइन ही मिल जाएगी या किसी से मांग लेना, ठीक है। मैथ्स में एक किताब होती है ए दासगुप्ता, ये भी तुम्हें ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, ये अपनी कोचिंग में ही ऑलरेडी ख़रीद चुका था मैं सबके लिए, लेकिन लॉकडाउन हो गया तो वो तुम्हें मिल नहीं पा रही। अगर कोई कोचिंग साइट आए कभी तो मुझे फ़ोन करना, मैं कोचिंग से निकाल के दे दूँगा तुम्हें ये, ठीक है। और ए दासगुप्ता में जब ये सब कर लेंगे अपन, सिंगेज का पर्टिकुलर चैप्टर कंप्लीट कर लिया, उसके बाद फिर तुम्हें असाइनमेंट के लिए ये दी जाती है ए दासगुप्ता के 2 पार्ट हैं। एक तो एडवांस लेवल की किताब है, उसको ऐसे आईआईटी प्रॉब्लम्स नाम की किताब है वो। और एक एमसीक्यू की किताब है जिसमें केवल मेंस के पर्सपेक्टिव से है क्वेश्चंस। तो ये ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है ना, ये ख़रीदने की कौन सी ज़रूरत है, केवल सिंगेज वाली, ये वाली, और डीसी पांडे मैथ्स की, पूरा सेट इकट्ठा खरीद लो। सर वेव्स एंड थर्मोडायनेमिक्स 11th में है ना? हाँ वेव्स एंड, और तुम ये भी खरीद लो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म भी, सेट का सेट आता है वो पूरा एकदम पूरा। हाँ वैसे नहीं यस भी सर। बाद में भी खरीदोगे तो भी चल जाएगा ये, है ना। तो अभी के लिए यही खरीद लो, 1 2 3, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगल अलग अलग भी मिलती हैं, कि तुम चाहो कि केवल 2 दूसरी वॉल्यूम खरीदनी है तो वो भी मिल जाएगी, ठीक है। और इसमें देखो अलजेब्रा, इसमें सब कुछ आता है थोड़ा थोड़ा। तो सिंगेज पब्लिकेशन की बुक खरीद ही लो, क्योंकि कुछ ना कुछ बुक तो खरीदनी है। ये सिंगेज ही है, सही है। और इसमें आ जाओ फिर केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री सबके लिए कॉमन, ठीक है, चाहे वो मेडिकल वाले हो चाहे वो इंजीनियरिंग वाले हो। तो इसमें पहली बुक है एक अपनी अरिहंत पब्लिकेशन की, उसका नाम है आर के गुप्ता ने लिखी है। तो इसकी भी वॉल्यूम 2 है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, ठीक है, ये दोनों खरीद लो। और वैसे चिन्मय सर इसके पीडीएफ भेजते रहते हैं तुम्हें, है ना, लेकिन हाथ में जाएगी तो बढ़िया रहेगा। और एक दूसरी किताब है एमटीजी पब्लिकेशन की, उसका नाम है एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स, ठीक है। इसके भी 2 वॉल्यूम है, एक 11th का एक 12th का। और एनसीईआरटी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, वो इधर उधर से मांग लेना। और
नहीं तो ऑनलाइन तो है ही। एनसीईआरटी खरीद भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो बहुत सस्ती आती है एनसीईआरटी इन सब के मुकाबले। ठीक है, तो ये किताबें तुम जल्द से जल्द अरेंज करो। तो उससे मतलब ये भेज ही रहे हैं, सॉफ्ट कॉपी तो मिल ही रही है, लेकिन हार्ड कॉपी आ जाएगी तो तुम्हें एक अलग कॉन्फिडेंस फील होगा उसमें कि हाँ भाई हार्ड कॉपी आ गई है तो अच्छे से सॉल्व हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चन करना शुरू करते हैं आज की क्लास के।